हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है और इसका कंपटीशन में बहुत यूज होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले ग्रामर के बेहतरीन वीडियो आपको मिल सकें। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पहचान क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों की जो क्रिया लगी होती हैं उनके अंत में या, ई, ए, ई शब्द होते हैं। जैसे वह स्कूल गया, या लगा है। उसने खाना पकाया, या है। क्या आज उसने किताब पढ़ी, ये ई लगा है। तो इनके या, ई, ए, वह गया, उसने खाना खाया, वे कल पिक्चर देखने गए, वे बाजार घूमने गए, वह टहलने गया। ये सेंटेंसेस जो होते हैं हिंदी के, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल भी कहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बात करते हैं इसके रूल्स की। इसके रूल्स में भैया, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सभी कर्ता के साथ, नहीं सभी कर्ता, कर्ता कोई सा सही, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यही एक इसका एकमात्र नियम है अफर्मेटिव का, कि सभी कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। दूसरा है, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो क्या करेंगे? सभी कर्ता के साथ, कर्ता कोई सा सही, इनके और सब्जेक्ट लिख लेते हैं। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म से है। जब हम डिड लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्योंकि कभी भी हम दो बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते। वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में, और जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो आपका डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इन आप दो बातों पे ध्यान दीजिए। नंबर एक, हिंदी वाक्यों की पहचान, और नंबर दो, अंग्रेजी वाक्यों की पहचान। इंग्लिश सेंटेंसेस की पहचान ये होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। इसके साथ इसमें जो और दिया होता है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के एडवर्ब भी लगे होते हैं, अधिकतर में लगे ही होते हैं, और नहीं होंगे तो भी सेंटेंस बनाया जाता है। ये देख लेते हैं, यस्टरडे लगा होगा, एगो, लास्ट नाइट, डे, मंथ, टुडे, दैट नाइट, दैट डे। ईयर भी दिए रखे होते हैं, जैसे इन 1990, इन जनवरी, एटसेट्रा। तो ये पास्ट के समय को दर्शाने वाले, यानी कि भूतकाल के समय को बताने वाले शब्द। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि भूत के समय को बताने वाले शब्द भी, जो एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम कहलाते हैं, ये भी लगे होते हैं। तो मेन फोकस क्या है हमारा? पहचान, और दूसरे उसकी वर्ब। हिंदी की पहचान
ये शब्द होते हैं। और अंग्रेजी की पहचान हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का उसकी पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब हम सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश के सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सेंटेंस है हमारे किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस के सेंटेंस का। ये कभी भी नहीं बिगड़ता है। कर्ता, कर्ता के बाद मेन वर्ब और कर्म, ये तीनों एक ही सीध में रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते। तो इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस है वह आज स्कूल गया। क्या बनेगा? ही वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल टुडे। कहने का मतलब है जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो ही इसका नियम होता है। ध्यान दीजिए, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आईएनजी भी होती है एक। गो वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गो की, और आईएनजी फॉर्म गोइंग होती है। तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इस फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो पास्ट फॉर्म ही जो सब्जेक्ट के बाद पास्ट फॉर्म लगती है, तो उसी के अनुसार हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो कहने का मतलब किसी भी सेकंड फॉर्म को से पहले यदि हम सब्जेक्ट रख देते हैं तो वो सेंटेंस बन जाएगा। देखिए कैसे, आई प्लेड, मैं खेला। आई वेंट, मैं गया। आई डिड, मैंने किया। आई रोट, मैंने लिखा। आई स्लेप्ट, मैं सोया। ही रेड, उसने पढ़ा। अगर ऐसे लगाता तो रीड्स हो जाएगा। तो देखा आपने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले यदि कोई सा भी सब्जेक्ट लगा देंगे तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। यही इसकी पहचान है। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की। इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, यहां तक आप नोट कर लें, इसे मैं मिटाने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि डिड के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कभी नहीं बदलता। जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब से पहले के बाद नॉट लगाते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब पहली होगी उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। इस जगह नॉट होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहली और मेन वर्ब के बीच में नॉट। जैसे उसने आज खाना नहीं खाया। तो क्या बनेंगे? ही डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट ईट फूड।
और जो एडवर्बियल्स होते हैं, टाइम एडवर्बियल्स, वो सेंटेंस के अंत में लगते हैं टुडे। अगर हम स्पीकिंग में कह सकते हैं तो टुडे पहले भी लगा सकते हो, लेकिन वो इनफॉर्मल हो जाएगा। वे आज बाजार नहीं गए। दे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट वेंट टू मार्केट। जो एडवर्बियल वो बाद में आएगा। तो देखा हमने डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बात में कभी नहीं हो, क्या हो? तो कभी नहीं में नेवर होता है, तो नेवर के साथ हम डिड नॉट नहीं लगाते, नेवर ही लगाते हैं। तो वहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। उसने कभी दूध नहीं पिया। ही नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, और नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही नेवर ड्रैंक मिल्क। तो कभी नहीं के साथ नेवर लगाते हैं, और जब नेवर लगा होता है यानी कि डिड नॉट तो नहीं है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले नहीं है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव? दो प्रकार के। पहले हिंदी में क्या से शुरू होंगे, और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से। दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड होगा के बीच में होगा, और अंग्रेजी में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो हम पहले प्रकार के सेंटेंस की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या क्या वाले। सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या तुम वहां गए? ये आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। तो ध्यान रखिए, हमने कहा कि इंट्रोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी हम क्या वाला सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो ध्यान रखिए हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम पहले भी कह चुके हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का मतलब मेन वर्ब से है। ये कभी भी डिसबैलेंस नहीं होता, इधर का उधर, इधर का उधर नहीं होता। जो भी सेंटेंस के शुरू में आता है या नेगेटिव बनाया जाता है, तो वो केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब हम क्या वाला सेंटेंस शुरू होता है, तो उसी टेंस की, जिस टेंस को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं या नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो वहां हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर है उसे पहले ले लेंगे। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो क्या बनेगा? क्या तुम वहां गए? डिड यू। अब वेंट नहीं आएगी, अब क्या आएगा? गो, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहां दोनों चीज में रिलेशन करिए। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है,
क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो कभी भी दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती, इसलिए हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुमने किताब पढ़ी? क्या लगेगा? डिड लगेगा पहले। डिड यू रीड अ बुक? यहां तक आप नोट कर लें, क्योंकि मैं पूरे बोर्ड को साफ करने जा रहा हूं। अब हम दूसरी बात करते हैं, आपके इंट्रोगेटिव दूसरे प्रकार के। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, इंट्रोगेटिव आपका जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है ऑर्डिनरी क्वेश्चन वर्ड और दूसरा होता है एज सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड हमारे जब प्रोनाउन होते हैं तो वो सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, तो उनमें हम सब्जेक्ट की तरह डील करेंगे। इसमें हु होता है, विच और व्हाट आता है। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट की तरह कभी कभी काम करते हैं, सब्जेक्ट की ही तरह काम करते हैं। यहां पर है वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, होम। ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं ऐसे। अब हम देखते हैं कैसे बनता है। भाई हमने क्या कहा आपसे कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, ये तो नहीं बिगड़ना चाहिए ना। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला बात होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने उसे क्यों पीटा? ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट के शुरू में ले लेंगे। तो उसे बना लेते हैं, वाई डिड यू बीट हिम। सब्जेक्ट इसमें यू है। देखिए, सब्जेक्ट और जो आपकी मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट, ये क्या क्रम बिगड़ा? ये नहीं बिगड़ा। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एक ही क्रम में रहेगा, केवल क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा जिस क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस में आया है, और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस को हम बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के शुरू में क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब रख देंगे उसी टेंस की, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाला बना सकते हैं। सेंटेंस एक और देख लेते हैं। तुम कल कहां आ गए? क्या बनेगा? वेयर डिड, बिना सोचे समझे, वेयर के बाद डिड। यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यस्टरडे। ये भी ध्यान रखिए, ये जो है सेंटेंस के अंत में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे हु, विच और व्हाट कैसे सब्जेक्ट की तरह ये डील करते हैं। सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, सेंटेंस देखते हैं। तुमको किसने बुलाया? ये आपका सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
अगर समझ में नहीं आ रहा ये कैसे सब्जेक्ट है तो हम एक आइडिया करते हैं क्या कि यहाँ पर हम इसकी जगह इसको रिप्लेस करके एक नाउन रख देते हैं। अब ऐसे करके पढ़िए, तुमको राम ने बुलाया, तो क्या राम कर्ता नहीं हो गया? जिस प्रकार राम इस सेंटेंस में तुमको राम ने बुलाया सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसी तरह किसने शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में काम करेंगे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसी तरह इसको डील करेंगे और क्वेश्चन वर्ड आप लगा देंगे। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा, किसने की? हु। वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉल्ड। समझ गए होंगे? तुम्हें किस बात ने मूर्ख बनाया? ऐसे सेंटेंस को हम व्हाट से भी बना सकते हैं। किस बात ने? व्हाट, किसने? व्हाट मेड यू अ फूल। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट के घटना को जो रिपीटेड होती हैं, तो दोहराई जाने वाली घटना को हम पढ़ते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं पूरे बोर्ड को साफ करूंगा। देखते हैं क्या होता है। यहां तो पढ़ते हैं पास्ट की रिपीटेड हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू का। इसका अर्थ होगा किया करता था। ऐसे सेंटेंस में ता था आएगा, यानी कि पास्ट की वो आदतें क्या होंगी? ये आदतें, पास्ट की वो आदतें जो वर्तमान में छूट चुकी हैं, नहीं पहले करते थे अब नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कपड़े धोया करता था, या ऐसे कह सकते हो उन दिनों, नहीं उन दिनों की बात है। तो उन दिनों में कपड़े धोया करता था, तो क्या बनेगा? आई यूज्ड टू। अब यूज्ड टू अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉश द क्लॉथ। सेंटेंस समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे? यूज्ड टू के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी ध्यान रखिए, यूज्ड टू एक मॉडल है और मॉडल के जितने भी मॉडल्स होते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, जितनी भी होती हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और देख लेते हैं, वह यहां रोज
आता था। इसका क्या मतलब होता है कि वह अब आना उसने छोड़ दिया है। ही यूज्ड टू कम हेयर डेली या एवरी डे। अगली बात, यूज्ड टू कभी प्रेजेंट में प्रयोग नहीं होता। ये बात नोट कर लीजिए। अब हम जब इसकी बात करते हैं तो यूज टू कभी प्रेजेंट में प्रयोग नहीं होता। यूज टू कभी प्रेजेंट में प्रयोग नहीं होता, यानी कि पास्ट की आदत के लिए ही प्रयोग होता है। तो एक सेंटेंस देखते हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, कंपेयर करेंगे दो सेंटेंस का। आई यूज्ड टू लिव इन द विलेज। इसका सेंटेंस का अर्थ है मैं गांव में रहा करता था, यानी कि नाउ आई मूव टू सिटी। अब मैं शहर में आ गया हूं। अब इसका सेंटेंस देखते हैं दूसरा। आई एम यूज्ड टू लिविंग इन द सिटी। एक सेंटेंस और देखते हैं। आई एम यू ही इज यूज्ड टू लेट नाइट्स। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आई यूज टू लिव इन द विलेज में गांव में रहा करता था। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू आया है, ये पास्ट की एक हैबिट है। लेकिन अब ये मैं जो है शहर में मूव कर चुका हूं, तो नेचुरल है कि शहर की लाइफ मेरे लिए शुरू में तो खराब लगी, लेकिन अब शहर की लाइफ की मेरे को आदत पड़ गई है। आई एम यूज टू लिविंग इन द सिटी। तो यहां पर यूज टू प्रेजेंट में प्रयोग हुआ है, जबकि हम कह चुके हैं कि यूज टू कभी भी प्रेजेंट में प्रयोग नहीं होता। तो हमने तो यहां पर यूज टू का प्रेजेंट में प्रयोग किया है। तो यहां पर यूज टू का क्या अर्थ है वो समझ लीजिए। यूज टू यहां पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का। काहे का? एडजेक्टिव का। आई एम यूज टू, मेरी आदत पड़ गई है, मैं आदी हो गया हूं। तो जहां यूज टू का अर्थ होता है, क्या का काम करेगा? ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक्स्टम्ड टू, यानी कि आदत, आदी हो जाना, आदी हो जाना। जब यूज टू का अर्थ आदी हो जाना होता है तो वहां एडजेक्टिव का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में यूज टू के बाद या तो कोई नाउन आएगा या जेरंड आएगा। तो ऐसे में हम यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट में कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यूज्ड इज, एम और आर के साथ क्या आएगा? यूज टू। और इसके साथ या तो कोई नाउन होगा, नहीं है
तो जीरंड प्रयोग होगा, वरना गलत माना जाएगा। सेंटेंस एग्जाम में कैसे हो सकते हैं इस चीज को देख लेते हैं। तो अर्थ क्या निकलेगा? आदी हो जाना या आदत पड़ जाना, accustomed टू। इसके बाद भी वर्ब की अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है, और इसके बाद भी वर्ब आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग होती है। देखे थे, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। यहां स्मोक गलत हो जाएगा। दे आर accustomed टू। स्मोकिंग, यहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब हम बात करते हैं कि पास्ट सिंपल इसको क्यों बोलते हैं, ये छोड़ दिया था। तो कोई भी टेंस सिंपल में तब कहलाता है जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का यूज होता है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होती। तो जिन टेंस के में सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब प्रयोग होती है, तो वह हम सिंपल टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो ही टेंस आपके सिंपल होते हैं, बाकी सब टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगती है। यह था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अगले वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे और कंटिन्यूअस एक साथ तीनों पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।